वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2026 के राजस्थान बोर्ड के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर। तो उसका ब्लूप्रिंट है हमारे पास और पेपर है, तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, हमारे पास जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये हमारे पास 4 नंबर का है। ठीक है। स्थिर वैद्युत विभव ये हमारे पास 3 नंबर का, ये फर्स्ट यूनिट है तो ये 7 नंबर में अपने पास आ जाएगी। विद्युत धारा अकेला है चैप्टर 3 नंबर का। गतिमान आवेश और चुंबकत्व ये 5 नंबर का चैप्टर है हमारे पास। पांचवा और छठा चैप्टर ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों मिलके 7 नंबर के हो रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट ये 5 नंबर का चैप्टर है। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने पास 2 नंबर का चैप्टर है। और फिर हमारे पास यहाँ पर जो 9th चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, वो 7 नंबर का है। सबसे ज्यादा नंबर का ये अकेला चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी ये 5 नंबर का चैप्टर है। विकिरण द्रव्य की द्वैत प्रकृति ड्यू नेचर और रेडिएशन मीटर 4 नंबर का है। एटम यानी परमाणु वाले चैप्टर 3 नंबर का है। और न्यूक्लियर वाला भी अपने पास 3 नंबर का है। और जो लास्ट चैप्टर है वो 5 नंबर का है। तो कीप इन योर माइंड, यहाँ पर जो बड़े नंबर के चैप्टर्स हैं उनको आप ज्यादा सॉल्व कीजिए और उन्हीं पे ज्यादा फोकस कीजिए। जो छोटे हैं वो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन बड़े वाले जो अपने पास हैं उनसे आपके पास क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। वो छूट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी पहली तैयारी आप बड़ों के लिए कर लीजिए, फिर छोटों के लिए कर लीजिए, बाकी आपको जैसा सही लगे, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पर नंबर बन रहे हैं वो 56 बन रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से समझ लेनी है, देखिए ब्लूप्रिंट आप फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरी ये राय है कि आप ब्लूप्रिंट के साथ साथ पूरा कोर्स फॉलो कीजिए ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और अब अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हुए, तो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक कूलम के 2 बिंदु धनावेश वायु माध्यम परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित है। आवेश की मध्य कार्य प्रतिक्रिया दूरी बताइए। 2 point positive charge of 1 coulomb are located at distance 1 meter from each other in the air. Value of the electric force repulsion acting between the charges will be। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों ही 1 दे रखे हैं और 1 मीटर की डिस्टेंस है, 1 मीटर डिस्टेंस है तो R भी अपने पास 1 हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा K के हमारे पास हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो का एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके और हम सेक्शन डी को भी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है हिंदी में कि धातु का बना एक ठोस गोला है, एक समांगी विद्युत क्षेत्र में रखा, समांगी यानी यूनिफॉर्म जैसे कि लिखा हुआ है, और चित्र में सही विद्युत क्षेत्र कौन सा है। मतलब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो 1 की तरह जाएंगी, 2 की तरह जाएंगी, 3 की तरह जाएंगी या 4 की तरह जाएंगी। ठीक है, किस तरीके से जाने वाली है। अब देखिए अपने पास एक ठोस गोला है, वो भी धातु का, यानी एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है। मेटालिक सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी, तो ना सेकंड होगा ना थर्ड होगा, दोनों में से हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं होगा। अब बच गया अपने पास फर्स्ट और सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट नहीं जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट नहीं जाएंगी, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो फोर्थ वाले की तरह जाएंगी, यानी कि इसकी तरह जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा सकती। अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा। ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और कुछ इस तरीके से यहां से जा रही है, तो कर्व शेप आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रेट बिल्कुल नहीं मिलेगा, स्ट्रेट नहीं मिलेगा। तो सेकंड और थर्ड क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि अपने पास मेटालिक स्फीयर है और मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है इनसाइड, इसलिए सेकंड और थर्ड तो हो नहीं सकता, उसके तो अंदर से गुजर रहे हैं। बच गए क्या फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट तो इसलिए नहीं हो सकता, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कर्व फील्ड है, कर्व अपने पास है। ठीक है, फ्लैट नहीं है, फ्लैट होता तो स्ट्रेट हम मान लेते, लेकिन सिंस ये एक स्फीयर है, एक गोला है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कर्व शेप में होंगी। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है अपने पास डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य में वायु के स्थान पर K परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा जाता है तो धारिता कितनी हो जाती है। व्हेन एयर इन ए कैपेसिटर
इज रिप्लेस बाय मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? देखिए इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, Cm बराबर होता है Kc नॉट, K की जगह आप एप्सिलॉन r भी लिख सकते हैं। ये एयर में कैपेसिटेंस है, यानी जब प्लेटों के बीच में एयर होता है, वायु होता है, तो इसका K टाइम्स हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या है? K गुना बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस K टाइम्स, तो फॉर्मूले पे बेस्ड है। फिर आगे देखिए अगला सवाल है अपने पास, एक विलगित वस्तु के विभव आवेश में ग्राफ नीचे प्रदर्शित वस्तु की धारिता क्या होगी? अगर ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, 2010 और 2011 में दो पेपर चलते थे, सेक्शन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड फिजिक्स में चला करते। तो पेपर फर्स्ट जो है 2010 का, उसका एमसीक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज करके, लेकिन सेम क्वेश्चन। आप देखिए 2010 से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो जितने भी पेपर्स हैं अगर आप उनको कर लेंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लगातार उसको देखते रहेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई आपने जो पढ़ा है चैप्टर उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आंसर लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपसे क्या कह रहे हैं, विलगित वस्तु के लिए विभव आवेश में ग्राफ विशेष वस्तु प्रदर्शित है, वस्तु की धारिता आपको बतानी है। फॉर एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल चार्ज गिवन बिलो द कैपेसिटेड ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अपने पास ग्राफ है इसका ढाल निकालेंगे, यानी इसका tan थीटा, इसका स्लोप निकालेंगे। तो tan थीटा होगा अपने पास डेल्टा v अपॉन डेल्टा क्यू, ये आएगा क्योंकि y एक्सिस पे अपने पास डेल्टा v है और x एक्सिस पे अपने पास चार्ज है, तो हो जाएगा 1 अपॉन c, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस तो होता है q बाई v होता है कैपेसिटेंस, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 1 बाई c। तो मुझे अगर c निकालना है तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन tan थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा होता है अपने पास cot थीटा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? cot थीटा इज द करेक्ट आंसर। एंड डोंट फॉरगेट, मॉडल पेपर हो, चाहे प्रीवियस ईयर का पेपर हो राजस्थान बोर्ड का, चाहे सप्लीमेंट्री का पेपर हो, सारे कर लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, वैसा क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन आ जाए, अरे हम तो फौरन आंसर लिख देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पास नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, चालक का ताप बढ़ने पर इसकी प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि, और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज। देखिए जब हम मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल के अंदर जो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं रूम टेम्परेचर पे, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है 10 की पावर 28 या 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब, दोनों डेटा दे रखे हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे तो कोलिजन बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ने की वजह से जो एनर्जी उनको मिली थी आगे बढ़ने के लिए, वो कोलिजन्स में खर्च हो जाएगी, आपस में कोलिजन करेंगे, पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेंगे, और इस कोलिजन की वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाएगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि देर से बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई जो रिलैक्सेशन टाइम की बात वो कर रहा है कि प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है, तो आपको समझना है कि विश्रांति काल जो है वो घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, टॉर्क जो है डिक्रीज हो जाती है। याद रखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और जो रिलैक्सेशन टाइम विश्रांति काल है वो घटता है, क्योंकि रो जो है वो टॉर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है रो बराबर m अपॉन एनी स्क्वायर टॉर्क, ये फॉर्मूला अपने पास होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से आप पता कर सकते हैं रो जो है टॉर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो क्या आर होता है रोएल बाई ए के बराबर। आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक लंबे सीधे तार से दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन वाला ग्राफ कौन सा है? द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, यानी कि सीधा लंबा धारावाही चालक तार है अपने पास, उसके वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो रेडियस के 1 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा 1 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर, तो इसका मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत कर दिया आपने। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ग्राफ ऐसा ही बनेगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है, और वायर से जब आप 90 डिग्री पे चलते हैं, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ऐसे आप चलेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें कमी आनी शुरू होती है। यहाँ तो 0 है, ठीक है, फिर आप इधर मिलेंगे, इधर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जैसे आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो चुंबकीय क्षेत्र जो है, वर्ग व्युत्क्रम नियम की पालना करती है, यानी वो एक लॉन्ग रेंज फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, यानी कि वो एक बृहद क्षेत्र है। तो जब भी डिस्टेंस के साथ उसमें चेंजेस आएंगे तो ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, इसलिए डायरेक्ट आपको बता दिया गया।
नाउ नेक्स्ट आगे देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अतिचालक पदार्थ के लिए सही युग्म क्या है? अच्छा, अतिचालक क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है? डाईमैग्नेटिक मटेरियल को हम कूल डाउन करें, ठीक है, मतलब 220 केल्विन से भी नीचे अगर हम उसको ठंडा करें और फिर जब उसको ठंडा कर देंगे, अब वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब उस सुपर कंडक्टर को जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ लगाएगा, यानी कि जितना मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करेगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड को उतना रिपेल करेगा, खुद में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने नहीं देगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास होने नहीं देगा। और ये जो सवाल है तो राजस्थान बोर्ड में पहले भी आया हुआ है, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर इसका जवाब क्या है कि जो अपने पास अतिचालक पदार्थ से सही युग्म क्या है, वो है सी, यानी कि स। तो सर ये सी ऑप्शन सही क्यों है? क्योंकि बेटे काई माइनस वन का मतलब क्या हो गया कि जो उसकी कह सकते हैं नेचर जो है वो अपोज में चली गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में चली गई। और म्यू आर जीरो होने का मतलब क्या है कि वो खुद में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से गुजरने ही नहीं देगा, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे बाहर से ही गुजरेगी। दैट इज वाई यहां पर जो है अपने पास सी ऑप्शन जो है वो सही आ गया। नाउ नेक्स्ट, किसी परिनालिका का 100 परिवर्तक एल है, लंबाई व क्षेत्रफल को नियत रखते हुए इसके फेरों की संख्या बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाए, तब उस कुंडली का 100 परिवर्तक क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड इज कैपिटल एंड कीपिंग द लेंथ एंड एरिया सेम, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड विल बी। सबसे पहले हमें फार्मूला चाहिए, तो फार्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब वो कह रहा है कि ये चेंज नहीं किया, ठीक है, लेंथ एरिया सेम है, ठीक है, और मीडियम की तो बात कर नहीं रहा है, तो म्यू नॉट भी चेंज नहीं किया। अब वो कह रहा है कि जो n है उसको कर दिया है 2n, तो n को 2n कर देंगे तो 2 का हो जाएगा 4n स्क्वायर, बाकी सब तो सेम है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 4l, ठीक है। तो नया जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो पुराने वाले का इस n की जगह मैंने रख दिया 2n, ठीक है, तो 2n का स्क्वायर हो गया 4n स्क्वायर, बाकी सारी चीजें तो सेम है, इंटू म्यू नॉट। तो ये जो पूरा लिखा है इसको हटा के मैं लिख दूंगा l, तो अपने पास यहां पर हो गया l डैश इज इक्वल टू 4l। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देखिए, नीचे दिए गए चित्र में दंड चुंबक को 2 लूपों ए और बी के उभयनिष्ठ अक्ष के अनुदिश तीर की दिशा में चलाएं, ये इस डायरेक्शन में। तो वो कह रहा है केवल ए में धारा प्रेरित होगी, केवल बी में धारा प्रेरित होगी, ए और बी दोनों प्रेरित धारा समान दिशा में होंगी, ए और बी में प्रेरित धारा विपरीत दिशा में। आपको बता रहे हैं किसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये अपने पास बार मैग्नेट है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये अपन कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, करंट इज इंड्यूस्ड ओनली इन ए, करंट इज इंड्यूस्ड ओनली इन बी, इंड्यूस्ड करंट इन ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन एंड सो ऑन, ये सब चीजें आपको दे रखी हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये अपने पास एक लूप है, ठीक है, ये अपने पास एक लूप है, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये आपके पास बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में 2 लूप है, ठीक है, और ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में चल रही है। अब आप नोटिस करेंगे तो जो साउथ पोल है वो बी के पास जा रहा है, साउथ पोल जो है बी के पास जा रहा है, तो जो पोल जाता है वही पोल बनता है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये साइंटिस्ट लेंस ने कहा, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद चुंबकीय प्रेरण। अब ये जो अपने पास ए है, ए के पास से कौन सा पोल जा रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए के पास से कौन सा पोल दूर जा रहा है? एन, तो एन पोल दूर जा रहा है, तो यहां भी एस पोल ही बनेगा, यानी दोनों जो फेस हैं यहां पर सेम पोल बन रहे हैं, यहां पर एस पोल बन रहा है, यहां पर एस पोल बन रहा है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए दिमाग में लगाइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो भाई मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, इंड्यूस करंट इन ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों में जो करंट पास होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक हम तो इस फेज की बात करें, इस वाले की तो बात ही नहीं कर रहे, इस फेज की बात करें, ठीक है। वैसे भी यहाँ साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ बनेगा, साउथ बनेगा, नॉर्थ बनेगा, कॉमन सेंस है। तो साउथ के पास जा रहा है, यहाँ साउथ पोल बनेगा, सेम पोल बनेगा। नॉर्थ साउथ से नॉर्थ दूर जा रहा है, तो यहाँ अपोजिट पोल क्रिएट होगा, यहाँ भी साउथ पोल है, यहाँ भी साउथ पोल है, ऑब्वियस केस है, हमारे पास सेम डायरेक्शन में करंट देखने मिलेगा। बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एक ट्रांसफार्मर है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती आरोपित विभवांतर को बढ़ाकर 2200 वोल्ट करता है। यदि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में इतने फेरे हैं तो प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे होंगे? ट्रांसफार्मर है 220 वोल्टेज का, इंक्रीज टू 2200 वोल्ट्स। तो भाई जो ट्रांसफार्मर है अपने पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर है अपने पास, ठीक है।
तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, क्योंकि उसी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकंड में ज्यादा होते हैं, इसलिए आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो जाती है। आपसे पूछ रहा है प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये आपसे पूछा। यहाँ पर आपको ध्यान समझ लेना है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेकेंडरी की, इनपुट वोल्टेज प्राइमरी की वीपी, ठीक है, और वैसे ही NS अपॉन NP, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमें दे रखा है VS कितना दे रखा है 2200, और VP आपको दे रखा है 220, और NS आपको दे रखा है 200, ये 200 आपको दे रखा है, और NP आपसे पूछ रहे, तो कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर 2 से ये 22 कट गया है, तो 11 आ जाएगा, 11 से ये 22 कट जाएगा, तो 11 2 जा 22, तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज 20, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बस ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, ऐसे सवाल पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। अब आगे देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के कंपित विद्युत और चुंबकीय सदिश निर्देशित होते हैं। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओरिएंटेड अलोंग, अब बेटे सब तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड नहीं, द करेक्ट आंसर अपने पास सी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड डिफर इन फेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर ये आंसर होगा हिंदी में, परस्पर लंबवत दिशा में परंतु उनके मध्य का कलांतर 90 डिग्री होता है, यानी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उनके बीच में जो कलांतर होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री होगा अपने पास। तो अपने पास क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय तरंग के कंपित विद्युत और चुंबकीय सदिश निर्देशित होते हैं एक ही दिशा में, परंतु उनके मध्य कलांतर 90 डिग्री होता है। एक ही दिशा में मतलब समान कला में होते हैं, लंबवत होते हैं परंतु उनके मध्य कलांतर 90 डिग्री होता है, परस्पर लंबवत दिशा में परंतु समान कला में, और ये यहाँ दे रखा है। तो बेटे मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर सवाल को आपको समझना बहुत जरूरी है। राजस्थान बोर्ड में सवाल पहले भी आपको देखने के लिए मिले, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो मैं यहाँ पर इसको समझा देता हूँ एक बार आपको सवाल को ना। तो आपको ये समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। तो सेम फेज में होने से क्या होता है, उनके बीच में एंगल बनता है 0 डिग्री। तो डायरेक्शन में तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन फेज उनका सेम होता है, यानी कि समान कला हम यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी में समान कला लिखेंगे। तो कहने का यहाँ पर आपको मकसद क्या है उसको समझने की कोशिश करना होगा कि समान कला यानी कि सेम फेज होने का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ, जैसे भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम गेन करेंगे और फिर एक साथ अपने मिनिमम पर आएंगे। अलग अलग डायरेक्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन फेज सेम है। फेज सेम होने का मतलब ये कि जो ऑसिलेशन हो रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड के, वो सेम हो रहे हैं। मतलब दोनों आप देखिएगा, ये ऊपर जा रहा है जिस वक्त, उसी वक्त ये इधर अपना मैक्सिमम कर रहा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम तो जेड एक्सिस में, इसका मैक्सिमम वाई एक्सिस में, अगर हम इसे मान लें तो ये मैक्सिमम इधर हो गया और इसका मैक्सिमम इस डायरेक्शन में हो गया। तो बच्चों फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। तो करेक्ट आंसर है अपने पास डी, इस बात का ख्याल रखना। तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया कि मैं फेस की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में लेकिन कला समान है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेकिन आर इन फेज। तो परपेंडिकुलर तो है लेकिन सेम फेज में, समान कला में कैसे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है जिस वक्त, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम गेन कर रहे हैं, मिनिमम गेन कर रहे हैं, सेम इंस्टेंट पर एक ही कला में चीज देखने के लिए मिल रही है। फिर आगे देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक उत्तल लेंस है, 25 सेंटीमीटर की फोकस दी है अवतल लेंस के संपर्क में, तो संयोजन की शक्ति क्या है आपसे पूछ रहा है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और एक कॉन्केव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। आपको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला लगाते हैं, F इक्वल टू होता है F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और इससे काम हो जाएगा आपका। आप एक काम कीजिए, जैसे कि भाई सबसे पहले तो हमारे पास उत्तल लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो 40 सेंटीमीटर तो मैंने 40 लिख दिया, लेकिन जब कॉन्केव की बात करेंगे तो यार माइनस में लिखना पड़ेगा ना, इसका ध्यान रखना है आपको। तो 40 माइनस 25, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये अपने पास हो गया 25 4 जो 25 चौक 100, 25 4 जो 100, ठीक है। तो ये 1000 हो जाएगा ऊपर अपने पास माइनस में, और 40 में से 25 गए तो 15 बच जाएगा, ठीक है। तो F निकल जाएगा हमारे पास,
हाफ निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये देखिएगा अपने पास